रात के करीब 12 बजे हैं। घर पर कोई नहीं है। रीता बेजान होकर फर्श पर पड़ी है और उसकी सास रुक्मणी उसके पास खड़ी हुई हंस रही है। लेकिन तभी रुक्मणी को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर रुक्मणी सोच में पड़ जाती है। घर पर तो कोई नहीं है, फिर ये किसके कदमों की आहट हो सकती है? रुक्मणी बाहर निकलकर देखती है, जिसे देखकर रुक्मणी घबरा जाती है, क्योंकि वह आहट रवि के कदमों की होती है। रुक्मणी सोच में पड़ जाती है कि रवि तो घर पर था ही नहीं, फिर रवि घर पर कैसे हो सकता है। कुछ दिनों पहले की बात है। रवि अपनी माँ रुक्मणी के साथ छोटे से गांव कोल्हापुर में रहता है। रवि एक बहुत बड़े जमींदार का बेटा है। रवि स्वभाव का सीधा और सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन उसकी माँ रुक्मणी बहुत लालची और घमंडी औरत है, जो अपने पैसे के दम पर बस दूसरों को नीचा दिखाती रहती। लेकिन रुक्मणी अपने बेटे से बहुत प्यार करती। वो हमेशा उसका ख्याल रखती, कभी भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। लेकिन रुक्मणी का यह प्यार केवल अपने बेटे तक सीमित था। एक दिन रुक्मणी अपनी एक सहेली के घर जाती है, जिसके बेटे की अभी शादी हुई थी, और रुक्मणी वहां जाकर अपने पैसे का घमंड दिखाती हुई और उसके बेटे की पत्नी को देखकर कहती है, अरे सरिता, सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है। जरा हमें भी तो मिलवाओ तुम्हारी बहू से, हम भी तो देखें अजय की दुल्हन को कैसी है। अभी बुलाती हूँ। अरे जरा यहाँ आना, तुमसे मिलने तुम्हारी बड़ी सास आई है। जैसे ही रुक्मणी सरिता के लड़के की पत्नी को देखती है, तो वह अपने आप मुस्कुराने लगती है, और उसकी बहू के जाने के बाद रुक्मणी सरिता से बोलती है, अरे सरिता, तू अंधी हो गई थी क्या, जो तू ऐसी बेशक्ल लड़की को अजय के लिए ले आई? काम करने वाली भी इससे सुंदर होती है। अरे सरिता, तूने तो बस हद कर दी। रुक्मणी की बात सुनकर सरिता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से को काबू में करती है और कहती है, क्या हुआ रुक्मणी, रंग तो दो ही होते हैं, या तो इंसान काला होगा या गोरा होगा, और किसी के रंग को देखकर उसे बुरा बुरा कहना कोई समझदारी भी तो नहीं है। इंसान को उसके कर्मों से देखना चाहिए। और रही बात मेरी बहू की, तो उसका रंग सांवला है, पर मन की बहुत साफ है। कभी किसी को उल्टा जवाब भी नहीं देती, ना ही किसी काम को दोबारा बताने की जरूरत पड़ती है। सरिता की बात सुनकर रुक्मणी चिढ़ते हुए बोलती है और सरिता से पूछती है, हाँ हाँ, बस बहुत तारीफ हो गई। अच्छा ये बता, दहेज में क्या ख्याल आई है? रंग तो है नहीं, कम से कम दहेज तो लाई होगी ना। ऐसी लड़कियों कोई दहेज के बिना तो नहीं लेगा। नहीं रुक्मणी, हमने तो 1 रुपए का रिश्ता किया है। अरे बहू अच्छी मिल गई, पैसे तो अपने पास भी कम नहीं है, बस लड़की सही हो, मेरी तो यही इच्छा थी। सरिता की बात सुनकर रुक्मणी अपने पैसों को रौब दिखाते हुए बोलती है, मैंने तो सोचा हुआ है भाई, बहू तो ऐसी लाऊंगी रवि के लिए जो पूरा गांव देखकर चक्कर खा जाए। तूने तो एक गरीब से घर की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया। मैं तो अपने रुतबे के बराबर घर की लड़की से शादी करूंगी। ऐसी ही लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी, जो कम से कम सामान भी अच्छा लाए और देखने दिखाने के लायक हो। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद रवि किसी काम से दूसरे गांव में जाता है, जहां उसे एक लड़की नजर आती है, जो एक बूढ़े आदमी की मदद कर रही होती है। रवि को वो लड़की पसंद आ जाती है और रवि उस लड़की के पास जाकर बोलता है, आप इसी गांव की रहने वाली हैं? आपका नाम क्या है? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? रवि की बात सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और बोलती है, आप ये क्यों पूछ रही है? मैं आपको नहीं जानती। माफ कीजिए, पर मैं किसी अनजान से बात नहीं करती। अरे आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने तो आपको एक बुजुर्ग की मदद करते ही देखा। बस
मैं तो इसी कारण आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। माफ करना अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो। इतना कहकर रवि वहां से जाने लगता है। तब वह लड़की उसको अपना नाम बताती है। मेरा नाम रीता है और मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं तो अपने आश्रम के लोगों के साथ यहाँ बेसहारा लोगों की मदद करने आई हूँ। आपके माँ पापा कहाँ है और आप आश्रम के लोगों के साथ क्यों आई हैं? क्या आपके माँ पापा आश्रम चलाते हैं? नहीं, मेरे माँ पापा नहीं हैं। मेरे माँ पापा की मौत 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे आश्रम में भेज दिया। मैं 8 साल से यहीं रह रही हूँ। रीता की बात सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और रवि सोचता है कि यह लड़की कितनी सुंदर है, चेहरे से भी और मन से भी। रवि को रीता पसंद आ जाती है और वो रीता से शादी करना चाहता है। लेकिन तभी रवि सोचता है कि वह माँ को कैसे मनाएगा, उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। ये सोचता हुआ रवि घर आ जाता है और घर आकर पूरी रात सोचता है माँ को किस तरह मनाया जाए। ये सोचते हुए उसकी पूरी रात बीत जाती है, पर माँ को मनाने का कोई उपाय उसके दिमाग में नहीं आता। ऐसे ही रवि और रीता को साथ में कई महीने बीत जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रवि रीता से शादी करने की बात कहता है, पर रीता रवि से कहती है, तुम पहले अपने घर पर अपनी माँ से बात करो। अगर वे नहीं मानी तो क्या होगा? तब रवि रीता से कहता है, माँ कभी शादी के लिए नहीं मानेंगी, हम चुपचाप मंदिर में शादी कर लेते हैं। और कुछ दिन बाद रवि और रीता मंदिर में शादी कर लेते हैं। रवि रीता को लेकर जैसे ही घर पर पहुंचता है तो रुक्मणी रीता को देखकर कहती है, अरे बेटा, घर में तो पहले ही बहुत नौकर थे, तुम किसको ले आए? अपनी माँ की बात को सुनकर रवि उससे कहता है, नहीं माँ, ये कोई नौकरानी नहीं है, ये तो आपकी बहू है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। माँ, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कभी शादी के लिए नहीं मानती और मैं रीता से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इसी कारण आपको नहीं बताया। मैंने और रीता ने मंदिर में शादी कर ली है माँ। रवि की बातों को सुनकर रुक्मणी गुस्से में आ जाती है और रवि से कहती है, रवि, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैंने तो तेरी शादी के लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रखे थे और तूने मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। तूने शादी तो की, ये बता लड़की कहाँ की है और इसके माँ बाप क्या करते हैं? माँ, रीता का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। रुक्मणी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अपने आप को शांत करती है। रवि के सामने रुक्मणी ऐसी दिखाती है जैसे उसने रवि को माफ कर दिया हो। कुछ दिनों के अंदर ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन सरिता रुक्मणी के घर आती है और आकर रुक्मणी से कहती है, अरे रुक्मणी, बहू कैसी आई है? मैंने सुना है ना कुछ लाई है और ना ही माँ बाप है इसके। तू तो बड़े अरमान लेकर बैठी थी, अब क्या हुआ? रुक्मणी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मनमानी करने लगते हैं। सरिता की बात सुनकर रुक्मणी चुप रहती है और अपनी बहू को बहुत ताने देती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। रुक्मणी पूरे गांव में किसी के सामने बोलने में भी शर्माने लगती है। रुक्मणी गुस्से में आकर रीता को घर से निकालने की कोशिश में लग जाती है। कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना और रीता का भी। रुक्मणी रवि के जाते ही रीता को मारने की कोशिश करने लग जाती है और कई दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन रुक्मणी रीता के खाने में जहर मिला देती है। जहर का खाना खाकर रीता बेहोश हो जाती है। यहीं पर हमारी कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।